So joining us on News Nation, senior sports broadcaster and commentator Sunil Taneja, senior sports broadcaster and commentator as well, and former India hockey player सिद्धार्थ पांडे। विनेश फोगाट, उन्होंने संन्यास वापस लेने का ऐलान कर दिया अभी से कुछ दिन पहले, और वो एलए ओलंपिक्स की ओर अपनी निगाहें अब उन्होंने टिका दी है। हरियाणा इलेक्शंस में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और अब वापस से रेसलिंग मैट पर उनकी वापसी। तो कमबैक आसान नहीं होगा उनका, देखना एक बार फिर दिलचस्प होगा कि वो किस वेट कैटेगरी में कमबैक करती है। सुनील सर, आपने पेरिस ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल हम जीते थे ग्रेट ब्रिटेन से, तो आपने एक कमेंट्री में लाइन बोला था, वो काफी वायरल हुआ था, सेमीफाइनल जा रहा है भारत, सेमीफाइनल जा रहा है भारत। तो जब प्रिंस दीप ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ जो वो सेव किया था, जैसा श्रीजेश ने वहां पे एक सेव किया था, वैसे ही प्रिंस दीप ने यहाँ पर किया, तो उसके बाद मतलब आपका क्या रिएक्शन था? मुझे मेरी बीवी से डांट पड़ी थी कि भाई मुझे सोने दो, आप तो मैच देख के सो जाओगे, मुझे सुबह अपनी जॉब में भी जाना है। श्रीजेश जो है 16 नंबर की जर्सी पहनते थे और प्रिंस दीप ने अपने करियर की शुरुआत एज अ गोलकीपर उन्होंने शुरू की, श्रीजेश को अपना आइडल मानते हुए, और आज प्रिंस दीप भी 16 नंबर की जर्सी पहनते हैं। मैं ऑफिस से घर जा रहा था सिद्धार्थ और सुनील सर, और कैब में बैठा था, और एकदम से जब वो सेव किया ना प्रिंस दीप ने, तो मैं एकदम चिल्ला उठा, और मतलब कैब ड्राइवर ने बोला भाई क्या हो गया? तो मैं बोला आप लोग क्रिकेट वाले हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम तो सभी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे आप कैब में बैठे थे तो उस कैब ड्राइवर के सामने जो फोन है उस पर भी कभी हॉकी चल रही हो, वो भी इंडिया साउथ अफ्रीका या आईपीएल के मैचेस के साथ साथ हॉकी को भी एंजॉय करे, और ये समय धीरे धीरे बदल रहा है हॉकी के पक्ष में। और आपने सुनील सर हरमनप्रीत सिंह को सरपंच साहब बोला था, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? इन दोनों सरपंचों के पीछे का गुनाहगार मैं हूं। सबसे पहले सरपंच मैंने शब्द यूज किया था 2023 के आईपीएल में, क्योंकि तब पहली बार आईपीएल में पंजाबी कमेंट्री हुई थी जियो सिनेमा पे। तब हमारे पंजाब टीम के कैप्टन थे शिखर धवन, उस शब्द को बड़ा बनाया हरमनप्रीत ने। फिर जब 2025 का आईपीएल आया और श्रेयस अय्यर पहली बार पंजाब के कैप्टन बने, तो मैंने उनको भी आदत के अनुसार सरपंच साहब का, वो चीज पंजाब किंग्स की सोशल मीडिया ने उठा ली और उनको सोशल मीडिया पे सरपंच साहब कहना शुरू कर दिया। सुनील ने जो दोनों श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत सिंह को जो सरपंच का खिताब दिया है, वो पर्सनल लेवल मुझे लगता है कि हरमन पे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर मेरे स्कूल से है बॉम्बे में और वो बॉम्बे के किसी बंदे पर सरपंच का ये खिताब उतना जचता नहीं है जितना मुंबई का राजा बोल सकते हैं उन्हें। हाँ, ओलंपिक्स जाने से पहले शायद विनेश को अंतिम को हराना पड़े या अंतिम को उन्हें हराना पड़े। मुझे याद है साक्षी मलिक जी के साथ मैं ही था कमेंट्री में, और जब उन्होंने अपना पहला बाउट जीता था तब साक्षी ने कहा था ये तो गोल्ड जीती। अगर कोई कमबैक कर सकती है वुमेन्स रेसलिंग में तो विनेश ही है। दंगल पार्ट 2 इज ऑन मूव। हरिंदर सिंह ने जो वुमेन्स टीम के कोच थे, चीफ कोच, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा दे दिया कोचिंग पद से। वुमेन्स टीम ने बाकायदा उन पर आरोप लगाए हैं कई तरह के कि कोचिंग मेथड जो है वो बहुत आउटडेटेड है और मेंटली हैरास करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। भारत में जितने भी हॉकी के कोच हैं जो साइंटिफिक मेथड से, जो आधुनिक मेथड से हॉकी की कोचिंग करते हैं, हरिंदर सिंह का नाम बहुत आगे है उसमें। 2-3 साल से जिस तरीके की ग्रुपिज्म हमें वुमेन्स टीम में दिखाई दे रहा है, इन सब चीज़ों की शुरुआत मेरे ख्याल से हुई थी जब रानी रामपाल को टीम से निकाला गया था, और मेरे पास और कोई शब्द है नहीं यूज़ करने के लिए, क्योंकि उन्हें निकाला ही गया था। जिस दिन प्लेयर्स टीम को चलाने लगते हैं ना, उस टीम का कल्याण हो गया है। ब्रॉन्ज मेडल हम पहली बार जीते। हॉकी का मेडल हम सभी हॉकी फैंस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। टीम वॉज कोच्ड बाय एन इंडियन, श्रीजेश सीधे प्लेयर से वो कोच बने। उन्होंने पहला ब्रॉन्ज इंडिया को जूनियर वर्ल्ड कप में जितवाया। एक खिलाड़ी जिसकी मैं बात करना चाहूँगा जो अनफॉर्चुनेटली जूनियर वर्ल्ड कप में उनकी सदस्यता में नज़र नहीं आई क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, वो है अराइजीत सिंह हुंडा। वो स्ट्राइकर फ्लिकर है जो अपने आप में एक बहुत रेयर किस्म का कॉम्बिनेशन होता है। दैट्स प्योर गोल्ड, मतलब इट्स एज रेयर एज डायमंड। ही कुड बी अ सुपरस्टार। 6 फीट 2 इंच उनकी हाइट हो चुकी है। 7-8 अच्छे खासे फ्लिकर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट आज इंडिया में। ग्लोबल लेवल पर एक ही टीम स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है, वो हॉकी। अगले साल अगस्त में
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, बेल्जियम नेदरलैंड्स होस्ट होगी, क्या चांसेस हैं टीम इंडिया के? 2026 में 3 महीने का एक पीरियड है जो मेरे ख्याल से आने वाले 4 साल डिक्टेट करेगा। एशिया की हम निर्विवाद तौर पे नंबर 1 टीम है। लगातार 2 हम्म। एशियन गेम्स जीते हैं। कोई ऐसी टीम नहीं है जो मैन टू मैन भारत के ऊपर कभी भी हावी हो सके। वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग भी इन प्लेस है, जैसे आईपीएल ने क्रिकेट को बदल कर रख दिया, तो हॉकी इंडिया लीग भी क्या एक वैसा फैक्टर बन सकता है हॉकी के लिए इंडिया में? सो जॉइनिंग अस ऑन न्यूज नेशन, सीनियर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर एंड कमेंटेटर सुनील तनेजा, and senior sports broadcaster and commentator as well, and former India hockey player Siddharth Pandey. So welcome you all on News Nation. थैंक यू अभिषेक। थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ, so वेलकम। सो अब बात करते हैं कि अभी रिसेंटली जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ अभी चेन्नई और मदुरई में, वहां पर टीम इंडिया का एक बहुत प्रोलिफिक रन रहा, मतलब ब्रॉन्ज मेडल हम पहली बार जीते जूनियर वर्ल्ड कप के इतिहास में। तो ऐसे में उसे किस तरह से आप देखते हैं? सुनील सर, सबसे पहले आप बताइएगा, फिर सिद्धार्थ आप। देखिए, जब भी हम हमारे देश की कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी किसी भी विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में जाते हैं तो कोशिश हमेशा गोल्ड की होती है, होनी चाहिए। 2016 में हम जीते भी थे लखनऊ में। तो ब्रॉन्ज लक्ष्य होता नहीं है, लेकिन हाँ, खाली हाथ वापस आने से तो 10 गुना बेहतर है कि हम पोडियम फिनिश करके आए। तो ये मेडल काफी महत्वपूर्ण है उस एंगल से भी कि हम मेडल लेकर आए हैं, और उस नजरिए से भी कि हम सेमीफाइनल अच्छा नहीं खेल पाए। काफी खराब हॉकी खेल के, या दूसरे वाले जर्मनी वाले हमसे बेहतर हॉकी खेल के आगे पहुंचे। तो उस घोर निराशा से निकलकर वापस खुद को मोटिवेट करना और 2 दिन बाद दोबारा से एक मेडल मैच खेलना किसी भी स्तर के खिलाड़ी के लिए या टीम के लिए आसान होता नहीं है। तो वो जो हमने वापसी की थी, वो सबसे ज्यादा खास बनाती है इस मेडल को। पेरिस में भी हम सेमीफाइनल हारे थे, लेकिन वहां हम सेमीफाइनल में एक बेहतरीन हॉकी खेल के हारे थे। वहां खुद को मोटिवेट करना एक अलग चुनौती थी। यहाँ बड़े मार्जिन से जर्मनी से हारने के बाद खुद को मोटिवेट करना बहुत बड़ी चुनौती थी, वो भी अपने घर, अपने दर्शकों के सामने। और जिस तरह से इनफैक्ट सेमी ब्रॉन्ज मेडल मैच भी फिर वैसा हुआ। 3 क्वार्टर्स तक हम पीछे थे, 2 गोल से पीछे थे, आखिरी क्वार्टर में 4 गोल हमने कर दिए। और मान लीजिए कि 7 क्वार्टर खराब हॉकी खेलने के बाद अचानक से हमने 1 क्वार्टर अच्छी हॉकी खेली और हम मेडल लेकर वापस आए। तो किसी भी खेल में जो वापसी की कहानियां होती हैं वो हमेशा बड़ी दिलचस्प होती हैं, दिल के करीब होती हैं। और हॉकी का मेडल हम सभी हॉकी फैंस के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरा, इसका एक पॉजिटिव दृष्टिकोण मैं ये भी ले रहा हूं कि ठीक 1 साल पहले हमने हॉकी इंडिया लीग का पहला एडिशन देखा था। इस टीम के बहुत से सदस्य उस टीम से आते हैं, हॉकी इंडिया लीग से आते हैं। हमारे सिद्धार्थ भाई की टीम से भी 1-2 सुपरस्टार प्लेयर आते हैं। तो हॉकी इंडिया लीग जो पहले 5 सीजन हुए थे, उसका इम्पैक्ट हमें सीधा टोक्यो ओलंपिक्स और पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिला। अभी जो 6th एडिशन हुआ है एक अंतराल के बाद, उसका उसकी एक छोटी सी झलक हमें इस जूनियर वर्ल्ड कप में दिख गई है कि लीग्स करवाने का बेनिफिट क्या होता है। एक छोटा सैंपल साइज है, लेकिन हॉकी इंडिया लीग को, उसकी उसके महत्व को भी चरितार्थ करके दिखाया है हॉकी खिलाड़ियों ने। और फिर जब वर्ल्ड स्टेज पे मेडल आता है, क्योंकि पिछले 2 जूनियर वर्ल्ड कप में हम दोनों बार ब्रॉन्ज मेडल मैच नहीं जीत पाए थे, दोनों बार 3-1 से हारे थे। इस बार हम हारते हारते जीते हैं। तो कई लेवल पर इस मेडल का महत्व मैं काफी सकारात्मकता से देख रहा हूँ। सिद्धार्थ, आप किस तरह से देखते हैं? आप तो कवर जी कभी कर रहे थे। जी, खुशनसीबी हाँ। थी मेरी कि कवर कर रहा था। और आप यकीन मानिए, कई बार सीनियर चैंपियनशिप्स या सीनियर टूर्नामेंट से ज़्यादा मैं जूनियर्स को कवर करने में दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि आपके अगले सितारे वहाँ से निकल कर आते हैं। और मोटा मोटा आई कम्प्लीटली एग्री विद माय एल्डर ब्रदर सुनील ने जो कहा है। अ, 2-3 कहानियाँ मेरे लिए इसमें से निकल के आ रही है। एक, टीम वाज़ कोच्ड बाय एन इंडियन, श्रीजेश। एक यंग कोच तो है ही, मगर एक ऐसे कोच है जिनके पास कोच एजुकेशन बहुत ज़्यादा थी, नहीं सीधे प्लेयर से वो कोच बने हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने पहला ब्रॉन्ज इंडिया को जूनियर वर्ल्ड बिल्कुल। कप में जितवाया है। दूसरा मेरे लिए ये है कि किस तरीके के खिलाड़ी इंडियन टीम के लिए आने वाले सालों में सर्विस देने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से 5-6 खिलाड़ी सीधे तौर पर इस टीम में से आने वाले सालों में उनके सीनियर्स को चुनौती पेश करेंगे। मेरे लिए दोनों गोलकीपर्स प्रिंसदीप और बिक्रमजीत बहुत अच्छे गोलकीपर है।
इस टूर्नामेंट में प्रिंस को हमने ज़्यादा देखा, विक्रम को हमने टफ सिचुएशंस में उतना नहीं देखा, जो साफ तौर से दर्शाता है कि श्रीजेश ज़्यादा उनकी कॉन्फिडेंस प्रिंस के साथ है। मगर मेरे लिए दोनों गोलकीपर एक समान है, दोनों का टैलेंट एक समान है और आने वाले सालों में आप इन दोनों पर नज़र ज़रूर रखिएगा। मनमीत जो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, उन पर ज़रूर नज़र रखिएगा आप, क्योंकि बहुत समय बाद एक नंबर 10 की भूमिका में, जिसे नंबर 10 कहते हैं, हम अटैकिंग मिडफील्डर कहते हैं, एक अच्छा प्लेयर उभर कर आ रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे मिडफील्डर्स हैं इंडिया में। हम्म, मनप्रीत सिंह, हार्दिक, नीलकंठा शर्मा, ब्रजिंदर सिंह बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मगर एक अटैकिंग मिडफील्डर की हमें हमेशा से एक आप कह सकते हैं एक कमी महसूस होती थी। कुछ हद तक उसे राजकुमार पाल ने पूरा किया था, मगर मनमीत मेरे ख्याल से इज़ गोना हैव अ वेरी, वेरी बिग करियर। फॉरवर्ड लाइन में अर्शदीप सिंपली आउटस्टैंडिंग, दिलराज बहुत अच्छा वो भी खेले हैं। और एक खिलाड़ी जिसकी मैं बात करना चाहूँगा जो अनफॉर्च्यूनेटली जूनियर वर्ल्ड कप में उनकी सदस्यता हमें नज़र नहीं आई क्योंकि वो इंजर्ड हो गए टूर्नामेंट से पहले, वो है अरायजीत सिंह हुंडल। वो स्ट्राइकर फ्लिकर है, जो अपने आप में एक बहुत रेयर किस्म का कॉम्बिनेशन होता है और जब आपको इस तरीके का खिलाड़ी मिलता है जो आपको फील्ड गोल भी दिलाया एज अ स्ट्राइकर और फिर पेनल्टी कॉर्नर में भी अपना योगदान दे, दैट्स प्योर गोल्ड। मतलब इट्स एज रेयर हम्म, एज डायमंड। तो इस हीरे को हमें थोड़ा-सा ध्यान से आगे लेके मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ही कुड बी अ सुपरस्टार। 6 फीट 2 इंच उनकी हम्म, हाइट हो चुकी है और वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से हड़का के रखते हैं अपने डिफेंडर्स को। तो ये बिल्कुल। कहानियाँ मेरे लिए निकल के आ रही है और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैं संक्षेप में बताऊँगा आपको, कि हमें हम्म, जर्मनी से सीखना चाहिए। ये उनका 8th टाइटल था। सबसे डोमिनेंट टीम जूनियर्स में वो रही है। फिलहाल यूरोपियन चैंपियंस है, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट है। उनके स्ट्रक्चर से, उनके ग्रासरूट प्रोग्राम से और उनके क्लब हॉकी से हमें सीखना चाहिए। अ, जो हम नहीं सीखते ऑनेस्टली मैं आपसे कहता हूँ कि क्यों इतनी सक्सेसफुल टीम जर्मनी है ओवरऑल हॉकी में, मगर उस सक्सेस के पीछे जो राज है उनका जूनियर प्रोग्राम होता है। तो बिल्कुल हमें ब्रॉन्ज़ ब्रॉन्ज़ मेडल हमने जीता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, सभी को मुबारक। मगर कुछ लर्निंग्स भी है, ख़ास करके हमें जो इवेंचुअल विनर्स थे, उनसे हमें लेनी चाहिए। हम्म। तो फ्यूचर स्टार्स में जैसे अनमोल एक्का भी उन्होंने भी एक मतलब ये आपका ब्रॉन्ज मेडल मैच में काफी अच्छा किया उन्होंने। जी। मतलब जो हमारा कमबैक हुआ उसमें पेनल्टी कॉर्नर्स पर उन्होंने शॉर्ट कॉर्नर्स पर काफी मतलब एम्फेसाइज किया इंडिया ने और काफी अच्छा कन्वर्जन रेट रहा। जी, अनमोल एक्का बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे फ्लिकर है। मगर मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि अनमोल एक्का एक फ्लिकर है और इंडियन टीम में, फ़िलहाल इंडियन कोर ग्रुप में सीनियर्स के हम्म, जो फ्लिकर्स मौजूद है, अ, उस फ़हरिस्त में अनमोल को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले सालों में उन फ्लिकर से आगे जाने के लिए। हरमनप्रीत की बात कर ले, जुगराज की बात कर ले, संजय की बात कर ले, अमनदीप लाकड़ा की बात कर ले, प्रताप लाकड़ा की बात कर ले, ये बहुत लंबी फ़हरिस्त है। अनमोल के करियर की अभी शुरुआत हुई है। आई विश हिम हम्म, ऑल द बेस्ट। uh, but he's going to have to do serious work to rise in that order of unbelievable flickers जो इंडिया के पास फिलहाल बने हुए हैं। और हमें इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि 7-8 अच्छे खासे फ्लिकर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट आज इंडिया में। और वो काफी मैटर भी करता है मॉडर्न हॉकी में कि आपके पास अच्छे 60% फ्लिकर। गोल्स आपके किसी भी टूर्नामेंट में पेनल्टी कॉर्नर से आते हैं तो बहुत मैटर करता है। एग्री। सुनील सर आपने पेरिस ओलंपिक में एक कमेंट्री में जो क्वार्टर फाइनल हम जीते थे ग्रेट ब्रिटेन से, तो आपने एक कमेंट्री में लाइन बोला था वो काफी वायरल हुआ था, सेमीफाइनल जा रहा है भारत, सेमीफाइनल जा रहा है भारत। तो जब प्रिंस दीप ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के खिलाफ जो वो सेव किया था, जैसा श्रीजेश ने वहां पे एक सेव किया था वैसे ही प्रिंस दीप ने यहाँ पर किया, तो उसके बाद मतलब आपका क्या रिएक्शन था? अगर आप उस मैच को देख रहे थे तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया था? मुझे मेरी बीवी से डांट पड़ी थी उस मैच के बाद, क्योंकि मैं घर में बैठ के मैच देख रहा था और ऑब्वियसली किसी भी एक हॉकी फैन की तरह उस मैच को एंजॉय कर रहा था और अपनी रनिंग कमेंट्री कमेंट्री तो नहीं, अपने इमोशंस वहां पे हम सबके निकलते हैं। और बिल्कुल।
प्रिंस दीप को मैंने हॉकी इंडिया लीग में देखा है, वो ज्यादा खेल नहीं पाए क्योंकि आई थिंक डेविड हार्ट थे उनकी टीम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। विक्रम का नाम जो सिद्धार्थ ने लिया, विक्रम इन्हीं की टीम में थे, और मुझे याद है विक्रम को ये पेनल्टी शूटआउट के टाइम पे स्पेशलिस्ट के तौर पे लाया करते थे। लेकिन प्रिंस दीप ने जो दो सेव किए थे, दोनों के दोनों सेव उनके, स्पेशली एक जो था, उन्होंने फ्रंट से रोका और उसके बाद तुरंत उठ के लेफ्ट साइड में डाइव लगा के दूसरे अटेम्प्ट को रोका। दैट वाज प्योर क्लास एकदम। 100% श्रीजेश की याद आई। उन्हीं की तरह माशाल्लाह लंबे भी हैं प्रिंस दीप सिंह। और मतलब खैर कुछ चीजें होती हैं जो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। वो स्पेशली दो सेव जो उन्होंने किए थे, और बार बार जो हम पेनल्टी स्ट्रोक बनवा रहे थे और शारदा रन तिवारी जाके उनको कन्वर्ट कर रहे थे, ये दो चीजें मेरे लिए उस मैच की बहुत तगड़ी वाली हाइलाइट्स थी। तो एज अ हॉकी फैन, जिस तरह से हम एंजॉय कर सकते थे हमने एंजॉय किया। फिर थोड़ा शोर मचा तो बीवी की डांट पड़ी कि भाई मुझे सोने दो, आप तो मैच देख के सो जाओगे, मुझे सुबह अपनी जॉब में भी जाना है। जो सिद्धार्थ। सुनील ने कहा अभिषेक, उसी हाँ। चीज पर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि श्रीजेश जो है 16 नंबर की जर्सी पहनते थे, और प्रिंसदीप ने अपने करियर की शुरुआत एज अ गोलकीपर उन्होंने शुरू की, श्रीजेश को अपना आइडल मानते हुए। हम्म। और आज प्रिंसदीप भी 16 नंबर की जर्सी पहनते हैं, उसी जर्सी को, उसी नंबर को, वो उस लेगेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और गुड लक टू हिम, आई एम श्योर ही हैज अ वेरी बिग करियर इन फ्रंट ऑफ हिम। मैं ऑफिस से घर जा रहा था, सिद्धार्थ और सुनील सर, और कैब में बैठा था, और एकदम से जब वो सेव किया ना प्रिंस दीप ने, तो मैं एकदम चिल्ला उठा। और मतलब कैब ड्राइवर ने बोला भाई क्या हो गया? तो मैं बोला आप लोग क्रिकेट वाले हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम तो सभी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं। तो एक अलग रोंगटे खड़े कर देने वाला वो पल था मतलब। 100%। सॉरी सिट, यू सेइंग समथिंग। हम्म। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि अब फिलहाल इंडिया के पास गोलकीपर्स में हमेशा अच्छे गोलकीपर्स की एक किल्लत हुआ करती थी। मगर पवन मलिक, प्रिंसदीप, विक्रमजीत, 5-6 गोलकीपर्स है अब कोर ग्रुप में। पाठक और सूरज करकेरा तो बने हुए है ही। अजलन शाह में मोहित एचएस, जो पिछले जूनियर वर्ल्ड कप के गोलकीपर थे फर्स्ट 11 के, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं सीनियर टीम के लिए। तो एक मतलब खुशखबरी कह सकते हैं आप कि 5-6 गोलकीपर्स आपके पास अब है जो दो स्पॉट्स के लिए compete कर रहे हैं। सुनील सर आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू करें। नहीं, मैं वो सिर्फ हॉकी और क्रिकेट की जो आपने बात की थी, सो वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन डेफिनेटली। लेकिन जो हॉकी के प्रेमी होते हैं, मेरे आपके और सिद्धार्थ के जैसे, और करोड़ों लोगों जैसे, उन लोगों का जुड़ाव थोड़ा सा भावनात्मक रूप वाला होता है। क्योंकि इस खेल में एक तो टीवी में लगातार दिखता नहीं है जितना क्रिकेट दिखता है। क्रिकेट की तो डोमेस्टिक चैंपियनशिप्स भी लगातार कवर होती हैं, हाँ हमारी भी किसी न किसी फॉर्म में कवर होनी शुरू हुई हैं। अगर दिखता है तो उतनी ज्यादा व्यापक स्तर पे उसकी मार्केटिंग नहीं होती है कि हॉकी फैंस को पता भी चले या नए फैंस को पता भी चले कि हॉकी हो रही है। और तीसरी बात, अब आ रहे हैं, पहले इतने लगातार मेडल नहीं आया करते थे। हमने बैक टू हम्म। बैक ओलंपिक्स मेडल जीते हैं, हम जूनियर वर्ल्ड कप में गोल्ड लाए, उसके बाद ठीक है 2 बार मेडल से वंचित रहे, लेकिन टॉप 4 में पहुंचे या मेडल लेकर आए हैं। अब मेडल्स भी आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे आप कैब में बैठे थे तो उस कैब ड्राइवर के सामने जो फोन है उस पे भी कभी हॉकी चल रही हो, वो भी इंडिया साउथ अफ्रीका या आईपीएल के मैचेस के साथ साथ हॉकी को भी इंजॉय करे। और ये समय धीरे धीरे बदल रहा है हॉकी के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ सिद्धार्थ कि अभी रिसेंट में, अब आगे चल के नियर फ्यूचर अगले साल अगस्त में या मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, बेल्जियम नेदरलैंड्स होस्ट होगी। तो उस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया उस वर्ल्ड कप के लिए कितनी तैयार है, मतलब क्या चांसेस हैं टीम इंडिया के? नहीं, मेरे लिए जो 2026 में 3 महीने का एक पीरियड है, जो मेरे ख्याल से आने वाले 4 साल डिक्टेट करेगा किस तरीके के रहेंगे। क्योंकि आपने मेंस वर्ल्ड कप की बात की, नेदरलैंड्स बेल्जियम में जो होने वाला है, अगले साल वुमेन्स वर्ल्ड कप भी है। और उसके लिए जो है रास्ता थोड़ा सा कठिन है भारत के लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं मिली है, हमें क्वालिफायर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कोई इशू होना नहीं चाहिए, बट यू स्टिल हैव टू गेट द जॉब डन। जिस 3 महीने की मैं बात कर रहा था उसमें वर्ल्ड कप तो है ही, मगर उसके साथ साथ एशियन गेम्स भी है।
अगले साल। और हम सब जानते हैं कि कॉन्टिनेंटल चैंपियंस को डायरेक्ट एंट्री मिलती है ओलंपिक्स में। हम्म। भारत का पेरिस और टोक्यो का सफ़र जो है, खास करके पेरिस का, वो एक बहुत ही आरामदायक सफ़र रहा था क्योंकि हम एशियन गेम्स में चैंपियंस रहे थे। आपको पूरे तरीके से फोकस करने का समय मिला पेरिस पर। आपका मेडल आया वहाँ पर बकायदा। हाँ। वुमेन्स एशियन गेम्स हारे चाइना से, एंड दे डिडंट मेक इट टू द ओलंपिक्स क्योंकि उन्हें क्वालिफायर के रूट से निकलना पड़ा जो वो नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए एशियन गेम्स बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप है। ऑफ कोर्स हॉकी का एक इतिहास है इन चैम्पियनशिप्स में। तो वर्ल्ड कप के साथ साथ एशियन गेम्स भी है, विच मेक्स 2026 अ वेरी वेरी बिग ईयर। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कई सारी चीज़ें जो क्रेग फुल्टन ने की है एज अ कोच ऑफ द इंडियन हॉकी टीम, उनमें से एक जो सबसे बेहतरीन उनकी उपलब्धि है वो ये है कि एशिया में हम जब से वो कोच बने हैं मैच ही नहीं हारे हैं। वी हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम। तो उसी तरीके का अगर फॉर्म रहा एशियन गेम्स में तो मेंस के लिए मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। हालांकि टीम्स अच्छे हैं, कंपटीशन अच्छे खासे स्तर का रहेगा। वुमेन्स के लिए इट्स गोना बी रियली टफ बिकॉज चाइना नाउ अ वेरी गुड टीम, वेरी वेरी गुड टीम। वर्ल्ड कप में इट्स गोना बी इवन टफर। और वर्ल्ड कप में जैसा कि हम सब जानते हैं भारत का ओलंपिक्स के तरह इतिहास नहीं रहा है, बट दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स। उसके बाद इट कम्स डाउन टू आप किस तरीके से खेलते हो उस दिन पर उस ऑपोजिशन के खिलाफ। मगर नेदरलैंड्स ओलंपिक चैंपियंस है, उनका होम वर्ल्ड कप है। स्पेन ने पेरिस में टॉप 4 फिनिश किया था, हमसे बिल्कुल हारे थे मगर बेल्जियम को उन्होंने क्वार्टर फाइनल में उड़ा दिया था। तो इट्स गोइंग टू बी टफ। बेल्जियम इज लुकिंग एट अ कमबैक और मैं प्रो लीग देख रहा हूँ। बेल्जियम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उन्होंने 2 मैचेस में जर्मनी पर 8 गोल मारे और सिर्फ 2 कंसीड किए। सो 4-1 की स्कोर लाइन रही थी। So they are going all guns blazing. So it's going to be a very very tough competition. But I'm expecting the team to at least make it to the semi-finals. उसके बाद it's a competition. It's a world class competition. किसी को हारना है, किसी को जीतना है. But that's my assessment. तो 1975 का जो इतिहास है, जो हमने वर्ल्ड कप जीता था वहां पर, उस इतिहास को क्या हम दोहराने वाले हैं, सुनील सर? लेट्स होप सो। आई थिंक वो मलेशिया में हुआ था, कुआलालंपुर में वर्ल्ड कप ओके हुआ ओके। था या। 1975 वाला। बट डजंट मैटर, बिल्कुल दोहराना चाहिए। एज सिड सेड, वेरी राइटली सेड, वर्ल्ड कप्स हमारे लिए वैसे ही रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए ओलंपिक्स रहे हैं। वो वर्ल्ड कप में आके, चैंपियंस ट्रॉफी में आके लगातार मेडल ले जाया करते थे और ओलंपिक में स्ट्रगल किया करते थे हमारे हम्म। साथ। चलिए, ओलंपिक के मेडल आ रहे हैं अब लगातार, हम इस बात को लेके खुश भी हैं। लेकिन उसी लेवल की टीम्स और तकरीबन वही टीम्स आपको वर्ल्ड कप में मिलती हैं। और पिछले 2 वर्ल्ड कप हमने अपने घर खेले हैं, भुवनेश्वर में, राउरकेला में, भुवनेश्वर में। हमें बेहतर करना चाहिए था। मे बी क्राउड सपोर्ट हमारे लिए एक फेवर वाली चीज नहीं रही। अब इफ एंड बट वाली बात है। अब चलिए, हम घर से दूर खेल रहे हैं और अ, अच्छी हॉकी लगातार खेल रहे हैं। एज अगेन पॉइंटेड आउट कि एशिया की हम निर्विवाद तौर पे नंबर 1 टीम है। लगातार 2 एशियन गेम्स जीते हैं। कोई ऐसी टीम नहीं है जो मैन टू मैन भारत के ऊपर कभी भी हावी हो सके। ठीक है, थोड़ी बहुत चुनौती आपको कभी पाकिस्तान, कभी कोरिया और कभी मलेशिया से मिल सकती है, लेकिन हम एक बड़े अच्छे मार्जिन से एशिया की नंबर 1 टीम है। तो उस लिहाज से डेफिनेटली एक पोडियम फिनिश इस आने वाले वर्ल्ड कप में रियलिस्टिकली होनी चाहिए, क्योंकि वही टीम्स हैं जिनके साथ हम अभी पिछले साल ओलंपिक्स में खेले थे। और वही टीम आपको दोबारा से मिलेंगे, थोड़े बहुत चॉप एंड चेंजेस के साथ। हमारी टीम में भी चेंज हुए हैं। सबसे बड़े तो गोलकीपर नहीं रहे हैं, लेकिन एक पोडियम फिनिश रियलिस्टिकली अगले वर्ल्ड कप में अगर हो जाए तो फिर उसके बाद होने वाले एशियन गेम्स के लिए हमारा हौसला बढ़ेगा और फिर एलए की तैयारी हम और ज्यादा जोश के साथ कर पाएंगे। अब बात वुमेन्स टीम की कर लेते हैं। जैसे सिद्धार्थ ने बोला, सुनील सर, कि वुमेन्स टीम को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एशियन ब्लॉक में भी चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर है। तो ऐसे में वुमेन्स टीम को लेकर खबरें भी बहुत मतलब सही नहीं आ रही हैं, नेगेटिव खबरें ज्यादा आ रही हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में, अभी 2 हफ्ते पहले आई गेस, हरिंदर सिंह ने, जो वुमेन्स टीम के कोच थे, चीफ कोच, उन्होंने
रेजिग्नेशन दिया है, इस्तीफा दे दिया कोचिंग पद से। तो उस खबर में क्या है, मतलब क्यों ऐसा हुआ? और मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं कि वुमेन्स टीम ने बाकायदा उन पर आरोप लगाए हैं कई तरह के, कि कोचिंग मेथड जो है वो बहुत आउटडेटेड है और मेंटली हैरास करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जहां तक मुझे जो बाहर से देखकर एज फैन हरिंदर सिंह को देखकर जो वाइब आती है ना, वो बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। पैट्रियोटिक इंसान लगते हैं, वो देशभक्त लगते हैं। जब भी टीम इंडिया अच्छा करती है तो बहुत ज्यादा वो खुश रहते हैं। और कई बार टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान वो जब जुड़े थे ब्रॉडकास्ट में, तो काफी वो इमोशनल भी हो गए थे और काफी वो उन्होंने बनाया है, मतलब ग्रास रूट से टीम को एक बिल्ड किया है। तो आप किस तरह से देखते हैं इस खबर को? अभिषेक, इस देश में एक विमेन स्पोर्ट्स पर्सन होना किसी भी खेल में ये आसान काम नहीं है, नंबर एक। और हम्म। किसी भी खेल में विमेन टीम का कोच होना भी आसान काम नहीं है। दोनों चीजें, दोनों काम बड़े मेहनत और सेंसिटिविटी वाले होते हैं। मैं एक बेटी का पिता हूं। मैं हम्म। जानता हूं कि अगर मेरी बेटी अपने घर से कोई भी खेल खेलने निकली है, चाहे वो कोई एक टेनिस या स्क्वॉश जैसा पॉश माना जाने वाला खेल हो, या अपने शरीर पे गेंदे खा खा के चोट लगने के डर वाला हॉकी या कबड्डी या रेसलिंग जैसा खेल हो, आप किसी भी खेल में अगर भारत में या हमारे जैसे देशों में अपनी बेटी को खेल खेलने भेजते हैं, तो पहली तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। आसान नहीं है एक फीमेल होकर भारत में खिलाड़ी बनना। और उससे ज्यादा मुश्किल है उन टीमों की कोचिंग करना। अब क्योंकि मैं ना तो कोच रहा हूँ किसी टीम का, ना बन सकता हूँ, और फीमेल प्लेयर से भी मेरा उतना रिश्ता है जितना एक ब्रॉडकास्टर का होना चाहिए। मेरे लिए वो सुपरस्टार हैं, चाहे मेरी बेटियों की, मेरी छोटी बहनों की एज की हैं, लेकिन वो सारी मेरे लिए सुपरस्टार्स हैं। तो किसी भी प्लेयर के साथ गुड लक एंड वेल डन से आगे का रिश्ता रहा नहीं है मेरा। और जो रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं मीडिया में, कुछ मैंने भी पढ़ी हैं। अब रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स होती हैं। या तो कोई प्लेयर फ्रंट में सामने आके कैमरा के आपके साथ बात करते हुए, मेरे या सिद्धार्थ के साथ हमारे सोशल मीडिया पे बात करते हुए अगर कोई अपनी बात रखे, तो उन रिपोर्ट्स को वजन मिलेगा। अगर हम अनकन्फर्म्ड न्यूज पढ़ रहे हैं कि या मेंटल हरासमेंट के आरोप लगे हैं, या आउटडेटेड मेथड है उनकी कोचिंग के आरोप लगे हैं, एक चीज पे तो मैं भी और सिद्धार्थ भी बड़े अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं कि भारत में जितने भी हॉकी के कोच हैं, जो साइंटिफिक मेथड से, जो आधुनिक मेथड से हॉकी की कोचिंग करते हैं, हरिंदर सिंह का नाम बहुत आगे है उसमें। टेक्निकली आई थिंक सिद्धार्थ बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एज अ फैन, एज अ व्यूअर, जो मैंने हरिंदर सिंह साहब की कोचिंग देखी है, या उनके साथ कई सारी वर्कशॉप्स मैंने अटेंड की है, ओलंपिक से पहले या ओलंपिक के दौरान कभी उनसे बात हुई है या बाद में उनसे बात हुई है, आई थिंक वो इंडिया के सबसे प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाले हॉकी कोचेज में से एक हैं। अगर आप नंबर एक पे भी उनको रख देंगे, उनको, सेड्रिक को, साथ में सिद्धार्थ को भी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। तो इस बात को तो एज अ हॉकी ब्रॉडकास्टर मैं स्वीकार करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है कि उनका कोचिंग का मेथड आउटडेटेड होगा। नंबर दो, मेंटल हरासमेंट वाली बात। अब ये तो अगर हरिंदर और प्लेयर आपको खुल के अपना अकाउंट बता सके तभी बात पता चलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कोच अपने टीम से कुछ ज्यादा उम्मीद करते हैं, और हरिंदर सिंह ऐसे कोच हैं जो अपने खिलाड़ियों से 200% उम्मीद करेंगे, 100% उम्मीद नहीं करेंगे। हरिंदर सिंह ऐसे कोच हैं जो किसी भी सूरत में फिटनेस से समझौता नहीं करेंगे, चाहे कोई सीनियर प्लेयर हो, कोई चाहे कोई जूनियर प्लेयर हो। हमने अनऑफिशियली कई बार उनके मुंह से सुना है कि ये प्लेयर टीम में डिजर्व नहीं करता या नहीं करती, क्योंकि इनका फिटनेस लेवल वो नहीं है। वो किसी भी सूरत में फिटनेस से समझौता नहीं करते हैं। तो कई बार थोड़े डिमांडिंग कोच जो आपसे 200% परफॉर्मेंस की डिमांड कर रहे हैं, कई बार हम्म। हो सकता है कि वो चीज हमें पसंद ना आए। ऑल सेड एंड डन, हमें असल बात का पता नहीं है कि वो वाकई में हरासमेंट के लेवल की बात थी, या कोच ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जो प्लेयर्स को पसंद नहीं आया। अब इसका सही अकाउंट आपको प्लेयर या हरिंदर सिंह से मिल पाएगा, लेकिन उनकी कोचिंग का लेवल आउटडेटेड है ये मानना देश के किसी भी हॉकी फैन के लिए बड़ा मुश्किल है। और इस तरह की भी खबरें आई सिद्धार्थ की, मतलब फिटनेस लेवल जो सुनील सर ने बोला कि फिटनेस लेवल्स वो बहुत हाई डिमांड करते हैं प्लेयर्स से। तो इस तरह की खबरें आई कि फिटनेस लेवल्स उनके टेन्योर में काफी नीचे गया कई खिलाड़ियों का। तो इससे आप किस तरह से, मतलब आप देख रहे हैं इस खबर को? नहीं, मैं ज़्यादातर जो बातें सामने रखी है सुनील ने, उससे मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं थोड़ा सा इस पूरे मामले पर आने से पहले रिवाइंड करना चाहूँगा
चीज़ों को कि 2-3 साल से जिस तरीके की किस शब्दों का इस्तेमाल करूँ मैं, ग्रुपिज़्म हमें वुमेन्स टीम में दिखाई दे रहा है, वो भारतीय वुमेन्स हॉकी के लिए अच्छा नहीं है। पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता जब अखबारों में हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, और पर्सनली जब हम सुनते हैं इन चीज़ों को तब भी अच्छा नहीं लगता। ये इन सब चीज़ों की शुरुआत मेरे ख़्याल से हुई थी जब रानी रामपाल को टीम से निकाला गया था, और मेरे पास और कोई शब्द है नहीं यूज़ करने के लिए क्योंकि उन्हें निकाला ही गया था। शी वाज़ आस्क्ड टू लीव बेसिकली, ओके। एंड वहाँ से चलते-चलते आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर खबरें और सीरियस और गंभीर संजीदा बन चुकी है। मैं इस बात से भी इत्तेफ़ाक रखता हूँ जो सुनील ने कहा कि जो आउटडेटेड एक इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं हैरी सर बोलता हूँ उन्हें, हैरी सर पे इससे मैं एग्री नहीं करता। मगर हमने 2-3 चीज़ें हैं, मेरी जो राय है इस पूरे मामले पर वो ये है कि हमने इस गर्ल्स का वर्ज़न सुना है, हमने अब तक हैरी सर का वर्ज़न नहीं सुना है। हम्म। तो हमें वन साइड ऑफ द स्टोरी हमें पता है क्योंकि वो तो एक ऑफ़िशियल कंप्लेंट के रूप में मिनिस्ट्री को भी, हॉकी इंडिया को भी फॉरवर्ड की गई थी, वो लेटर पब्लिक हो चुका है। तो जो 7-8 लड़कियों का जो ग्रुप था जिन्होंने ये इल्ज़ाम डाले हैं हैरी सर पे, हमें पता है कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके के इल्ज़ामात हम सबके सामने आए हैं, मगर अब तक हैरी सर ने कुछ भी नहीं कहा है। सो लेट अस वेट, उनकी तरफ से किस तरीके की सफाई आती है। हमें रुकना चाहिए उसके लिए सो दैट वी नो बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। दूसरी बात, थोड़ी-सी आलोचना मैं यहाँ पर हॉकी इंडिया पर भी करना चाहूँगा, और जब उनके कुछ ऑफ़िस बेरर से मैं मिला था, सीनियर ऑफ़िस बेरर से, तो मैंने उन्हें भी ये सलाह दी थी। सलाह लेना या ना लेना वो तो उन पर है। मगर जिस दिन ये खुलासा हुआ था या जिस दिन ये कंप्लेंट्स आई थी, अगर मैं हॉकी इंडिया का सदस्य होता तो मैं ये करता कि मैं पब्लिकली ये अनाउंस करता कि हम एक हाई लेवल कमिटी बिठा रहे हैं। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ हाई लेवल कमिटी, शायद उसमें आप एक्स जज को भी रख लेते या एक्स आईपीएस ऑफिसर्स को रख लेते, क्लीन कैरेक्टर के, और आप कहते कि 1 महीना है इस कमिटी के पास कि इस पूरे जो आरोप लगे हैं जांच हो, और जांच के जो भी रिजल्ट्स आए, जो भी आउटकम आए, उसे हम बिल्कुल पब्लिकली रखेंगे, सबके सामने रखेंगे, और इस बात की जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसकी मतलब जांच होगी, और जो भी रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीज़ों के लिए उन्हें हम पब्लिकली सामने रखेंगे लोगों के। मगर इस तरीके का कोई भी हमने किसी भी तरीके का कोई अनाउंसमेंट सुना नहीं हॉकी इंडिया की तरफ से। हालांकि ये होना चाहिए था, मेरे ख्याल से सबके इंटरेस्ट में ये होता कि हम दोनों तरफ की जो स्टोरी है उसे सुनते, और इसकी जांच होती, क्योंकि कुछ आरोप बहुत गंभीर है, हम्म। और कुछ देशों में इन आरोप के चलते लोग जेल चले जाते हैं आज की तारीख में। हम्म। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो सीरियसनेस से इन आरोपों की जांच होनी चाहिए थी वो अब तक हुई नहीं है। हैरी सर हैज़ बीन आस्क्ड टू स्टेप डाउन, द प्लेयर्स दे कंटिन्यू, इट्स अ वेरी बिग ईयर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्ल्ड कप आना है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स है, उसके पहले क्वालिफायर। एशियन गेम्स है, प्रो लीग से हम बाहर हो चुके हैं, हमें वापस आना है प्रो लीग में, तो 2026 एक बहुत बड़ा साल है विमेंस हॉकी के लिए, और फिलहाल उस टीम के पास एक कोच नहीं है। तो काम बहुत है, और हमें बहुत सीरियसली अगले 2 महीने में बहुत बड़े डिसीजंस लेने हैं हॉकी इंडिया को, एंड आई होप कि जिस सीरियसनेस से उन्होंने क्रेग फुल्टन को ढूंढ कर अपॉइंट किया था, उसी सीरियसनेस के साथ, उसी गंभीरता के साथ अगले वुमेन्स टीम के जो कोच होंगे, डीप सर्च करके उस कोच को ढूंढा जाएगा और अपॉइंट किया जाएगा। जो खबरें हैं सिद्धार्थ, अगला जो अगले जो कोच होंगे वो मैरैन होने वाले हैं, जो नीदरलैंड्स के हैं, डच कोच, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में थे टीम के साथ। जी, क्या ये सही है? नहीं,
ये जो है एक रिकमेंडेशन आई है, एक सिफारिश आई है उन्हीं प्लेयर्स से जिन्होंने ये इल्ज़ाम हैरी सर पर लगाए हैं। और ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ। इट विल बी अ डिज़ास्टर टू अपॉइंट अ कोच ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्लेयर्स, बिल्कुल। क्योंकि ये एक बहुत पुरानी कहावत है स्पोर्ट में, जो हिंदी में ही अच्छी लगती है सुनने में। जिस दिन प्लेयर्स टीम को चलाने लगते हैं ना, उस टीम का कल्याण हो गया है। तो अगर प्लेयर्स टीम को चलाने लगे, दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। मतलब वो कहानी आपकी शुरू होने से पहले ख़त्म हो चुकी होगी। आप शोएब नराइन को अगर अपॉइंट भी करना चाहते हैं, आप उन्हें प्रोसेस के चलते उन्हें आप अप्लाई करने के लिए कहिए। बाकी कैंडिडेट्स जो है उनके साथ उनकी तुलना कीजिए, उनके प्लान को देखिए, क्या उनका हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम है, अगले 4 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और अगर उनसे बेहतर कैंडिडेट आपको कोई नहीं मिलता है, तो शायद आप उन्हें वापस अपॉइंट कर सकते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मगर क्योंकि प्लेयर्स ने कहा है कि हम इस कोच के साथ काम करना चाहते हैं, उस कोच को अपॉइंट अगर आप कर लेते हैं तो फिर खुदा ही मालिक है। आप किस तरह से देखते हैं ये जो क्राइसिस है सुनील सर, वुमेन्स हॉकी में इंडिया में? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अभिषेक। कहाँ हम टोक्यो में मेडल मैच खेले थे, हुँ, और वहाँ फिटनेस का लेवल हमने जो अपनी टीम का देखा था, फिजिकल भी और मेंटल भी, और जो लड़ने की भावना हमने देखी थी। इमेजिन कीजिए 1980 के ओलंपिक्स में जहां हमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई थी ऑफ सॉर्ट्स, वहां भी खैर 4 टीम्स थी विमेन हॉकी में और हम चौथे स्थान पे रहे थे। 1980 के बाद हम अगला ओलंपिक्स खेले थे 2016 में, हुँ, रियो में। वहां शायद एक मैच जीता था या एक भी नहीं जीता था। उसके बाद हम टोक्यो पहुंचते पहुंचते टॉप 4 में आ गए थे। ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हमने क्वार्टर फाइनल में हराया था। 3 क्वार्टर बिल्कुल। हमने एक गोल डिफेंड किया था। और मैंने तब भी कहा था, आज भी बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े फक्र से कह रहा हूं, कि वहां लड़कों के ब्रॉन्ज मेडल से ज्यादा कीमती लड़कियों का मेडल ना आना था। वो 4th प्लेस उस ब्रॉन्ज मेडल से ज्यादा कीमती चीज थी। कौन माँ बाप अपने देश, इस देश में अपनी बेटी को हॉकी खेलने भेजेंगे, पता हो कि बॉल चेहरे पे लगेगी तो चेहरा खराब हो जाएगा या हड्डियां टूट जाएंगी। तो वो टीम अगर आपका मेडल मैच खेल रही है और इतना बेहतरीन काम कर रही है, तो वो एक मेडल से बेहतर था। तो वहां से हमें ऊपर जाना चाहिए था। जैसे मेंस हॉकी, टोक्यो में जो टीम गई थी हमारी, वो उसमें आधे से ज्यादा जूनियर प्लेयर थे जो पहला ओलंपिक्स खेल रहे थे। वहां से हम ऊपर गए हैं। एशिया में हमने अपना वर्चस्व स्थापित किया। वहां अगर सेमीफाइनल हम बेल्जियम से 1 साइडेड हारे, तो पेरिस आते आते हमने जर्मनी की नाक में दम करके रखा था। सेमीफाइनल में वो हम जीत सकते थे, जीतने के दावेदार थे। तो मेंस हॉकी उसके बाद एक एक दो दो स्टेप ऊपर गई है। विमेन हॉकी अनफॉर्चुनेटली 2-3 स्टेप नीचे आई है। कहाँ हम ओलंपिक के मेडल के दावेदार थे, कहाँ हम एशिया में नंबर 1 टीम नहीं है, और अपने घर रांची में हुए ओलंपिक्स क्वालिफायर में हार गए, जहां शायद जापान के पास अपनी नंबर 1 टीम भी नहीं थी। अपने होम सपोर्ट में हम ओलंपिक क्वालिफायर जीत नहीं पाए, और उसके बाद ये विवाद। सेम चीज दिवंगत M K कौशिक साहब के साथ भी हुई थी, जिन्होंने लिटरली खून पसीना बहाया अपना वुमेन हॉकी के लिए। उन पे भी कुछ बड़े खराब इल्जाम लगे थे, और उनको जानने वाले लोग हॉकी में जो अंदर तक गए हुए हैं, हर कोई हैरान था कि कौशिक चाह साहब जैसे सज्जन के साथ ऐसे कोई बर्ताव कैसे कर सकता है। सेम चीज हरिंदर सिंह साहब के साथ है। देखिए, किसी के चरित्र की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। हुँ, हरिंदर जी हो या कोई भी थर्ड पर्सन हो, इंसान अपने चरित्र की जिम्मेदारी भी नहीं ले सकता। कल को मैं और आप और सिद्धार्थ क्या बन जाएंगे, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जो एज अ कोच हम उनको देखते हैं, वो सारी बातें थोड़ी हजम करनी मुश्किल हैं। और सिद्धार्थ ने जो दूसरी कई दिलचस्प बातें कही हैं, ग्रुपिज्म वाली कही है, और प्लेयर्स की तरफ से डिमांड करना कि हमें ये कोच चाहिए, ये बातें टीम के हित में नहीं होती हैं। हमें ये भी समझना पड़ेगा एज अ फैन कि ये एक इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है, जहां एक रेसलर, एक बॉक्सर, एक बैडमिंटन प्लेयर अपने इंडिविजुअल कोच के साथ प्रैक्टिस करता है। ये एक टीम स्पोर्ट है, और इसकी फंडिंग सरकार से और साई से आ रही है। और हम बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे थे, जाते जाते हम कहीं डीरेल हो गए। अब थैंकफुली दोबारा से हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई है, जिसका छोटा सा परिणाम जूनियर वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला है। लड़कियों की हॉकी इंडिया लीग पैरेलल शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम इतने सालों से चल रहा है, वुमेन हॉकी को देश में रिकॉग्निशन मिली टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से, तो सारी चीजें वुमेन हॉकी के पक्ष में आ रही हैं। तो प्लेयर्स को, स्टाफ को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वो कोच भी हो, चाहे अगर कहीं उनकी गलती भी है, जैसा सिड ने कहा, पूरी तरह से एक जांच कमेटी होनी चाहिए थी। अगर कोच गलत हैं तो बिल्कुल उनका टीम से जाना बनता है, लेकिन अगर उन पे गलत इल्जाम लगे हैं तो फिर खिलाड़ियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की बात यह है कि इन सारी चीजों में, इस पूरे घटनाक्रम में नुकसान हुआ है हमारी महिला हॉकी का। एंड ऑफ द डे हॉकी का ही नुकसान हुआ है। मेन हॉकी सही डायरेक्शन में जा रही है, वुमेन हॉकी सही डायरेक्शन में जाते जाते सड़क से उतर गई है। ये एज अ हॉकी फैन मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉकी में एक हाई देखा था हमने टोक्यो ओलंपिक्स में, और टीआरपी मापी गई थी। मतलब क्रिकेट का एक मैच चल रहा था, इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम थी, भारतीय क्रिकेट टीम, टेस्ट मैच चल रहा था, और उसकी जो टीआरपी थी ना, वो हॉकी के एक मैच से कम थी। तो ये हाई हमने देखा था टोक्यो ओलंपिक्स में। बिल्कुल सही कहा आपने सुनील सर, कि एक मतलब वो जो चौथा फिनिश था ना, जो फोर्थ प्लेस फिनिश था वुमेन्स टीम का, वो बहुत मतलब ज्यादा उसको हाईली रेट किया गया। बाकी मेंस की जो परफॉर्मेंस थी, ब्रॉन्ज मेडल जो हमने जीता था। लेकिन अब बात करते हैं कि वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग भी इन प्लेस है। वुमेन्स को भी अब हॉकी इंडिया लीग खेलने का मौका मिलेगा। इस तरह की चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, वुमेन हॉकी इंडिया लीग एडिशन पिछले साल हुआ है, रांची में हुआ है। हाँ। उसके कुछ एक मैच राउरकेला में हुए थे। इस बार भी इनफैक्ट मेन हॉकी इंडिया लीग से पहले वुमेन हॉकी इंडिया लीग शुरू हो रही है। 28 दिसंबर से वुमेन एडिशन है और 2 जनवरी 2026 से मेन एडिशन शुरू है। तो इसका हमें पॉजिटिव बेनिफिट मिलना चाहिए। वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स के साथ, वर्ल्ड चैंपियंस और ओलंपिक चैंपियंस के साथ हमारे यंग प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिसका फायदा हमें पहले 5 एडिशन जो मेन हॉकी के हुए थे उसमें मिला, अभी भी मिल रहा है। तो वुमेन हॉकी को इससे बेनिफिट होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं मन को परेशान करती हैं। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। और थिंक अबाउट, चलिए अगर शोर्ट मरीन आते हैं, कोई भी कोच आता है, कोच अब क्या इस टीम से जुड़ने के से पहले, अप्लाई करने से पहले क्या 3 बार सोचेंगे कि मुझे इन प्लेयर्स के साथ काम करना है, इस माहौल में काम करना है या नहीं करना है? आई एम नॉट सेइंग कि प्लेयर्स पूरी तरह से गलत है, आई एम नॉट सेइंग कि कोच पूरी तरह से गलत है, लेकिन इस तरह के माहौल में नुकसान हमारी हॉकी का हुआ है, ये अच्छी चीज नहीं है देखने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और हॉकी इंडिया लीग पिछले साल वापस आई। मतलब काफ़ी दिनों तक हॉकी इंडिया लीग को डिबंक कर दिया गया था, और मतलब बहुत दिन तक नई हॉकी इंडिया लीग देखने को मिल रही थी। तो हॉकी इंडिया लीग जैसे आईपीएल ने क्रिकेट को बदल कर रख दिया, तो हॉकी इंडिया लीग भी क्या एक वैसा फैक्टर बन सकता है हॉकी के लिए इंडिया में? बिल्कुल बना है। जो पहले 5 एडिशन हमने हॉकी इंडिया लीग के देखे हैं वो क्रांतिकारी कदम थे। हुँ। उससे पहले जब इंडियन हॉकी फेडरेशन थी, 2005 से 2008 तक हमने प्रीमियर हॉकी लीग देखी है। हाँ। उसके उससे उसका कहीं बेहतर, कहीं सुधरा हुआ रूप हमने हॉकी इंडिया लीग में देखा है, जहां एक प्रॉपर फ्रेंचाइज सिस्टम है, खिलाड़ियों की ऑक्शन होती है, सिद्धार्थ खुद ऑक्शन टेबल पे बैठ के प्लेयर्स को लिया करते हैं। सो हॉकी इंडिया लीग के पहले 5 एडिशंस ने ये किया था कि हमारे जूनियर प्लेयर्स को, 18 19 17 साल के जो प्लेयर्स थे, जिनमें उस टाइम मनप्रीत भी थे और मनदीप भी थे, उन प्लेयर्स को आप वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम, होटल रूम शेयर करने का मौका दे रहे हो, उनके अगेंस्ट खेलने का मौका दे रहे हो। कहाँ हम हुँ। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, नेदरलैंड्स को 4 साल में 4 बार खेलते थे, कहाँ उनके प्लेयर्स के साथ एक एक 2 2 महीने खिलाड़ी खेले हैं और उनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है। तो वो जो एक मेंटल बैरियर था विदेशी खिलाड़ियों का, ऑस्ट्रेलियंस का, या यूरोपियंस का, या साउथ अमेरिकन का, वो सारे का सारा मेंटल बैरियर टूटा, हमें टैलेंट मिला और उसका रिजल्ट आपको पिछले 2 ओलंपिक्स में देखने को मिल गया। हुँ। अब ठीक है, कमर्शियल रीजंस की वजह से हॉकी इंडिया लीग कुछ साल बंद हुई, क्योंकि मैक्सिमम जो फ्रेंचाइजी ओनर थे वो उस तरह के बिजनेस में थे, जो बिजनेस ही डाउन चले गए। कुडोस टू ये वाली हॉकी इंडिया की, जो छोटे छोटे कदम लेकर वापस हॉकी इंडिया लीग को वापस लेकर आए हैं। हुँ। एक कॉशियस, सदी हुई आपने दोबारा शुरुआत की है और इसके रिजल्ट आपको हमेशा हमेशा मिलेंगे। प्रिंसदीप को या विक्रम को या अर्शदीप को वही प्लेयर जानते थे जो शिद्दत से जूनियर हॉकी फॉलो करते हैं। अब सारा देश जानता है, जो हॉकी इंडिया लीग देख रहा है, जिसने
सिद्धार्थ की टीम में बिक्रमजीत सिंह का वो बेहतरीन पेनल्टी शूट आउट देखा है, या आपने अमनदीप लाकड़ा को पेनल्टी कॉर्नर से गोल स्कोर करते हुए देखा है, या आपने अंगदवीर सिंह को वो डबल जलेबी बना के शूट आउट का गोल स्कोर करते हुए देखा है। ये सारी चीजें संभव हो पाई हॉकी इंडिया लीग की बदौलत। तो ये तो ऐसी चीज है कि जिसमें इनफैक्ट अगर मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाएं, भारत की केंद्रीय सरकार भी इन्वॉल्व हो जाए, और किसी भी तरह से इस लीग को अगर आप सस्टेन करें, इसको बढ़ाने के लिए अगर प्रयत्न किए जाएं सरकार के लेवल पे भी, तो वो 200% होने चाहिए। जैसे उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने नवीन बाबू और उनके आईएएस ऑफिसर विनील कृष्णा साहब ने इतने सालों तक हमारी हॉकी को सपोर्ट किया है, नई सरकार भी वही कर रही है। राउरकेला का स्टेडियम हम सबने देखा है, एक्चुअल में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है वहां पर। तो इन चीजों पे तो हमें गर्व होना चाहिए, और ये लीग लंबी चलनी चाहिए। मेन भी और वुमेन भी, उसका हमें फायदा ही मिलेगा, नुकसान होने का कोई उसका चांस नहीं है। और आपने सुनील सर हरमनप्रीत सिंह को सरपंच साहब बोला था, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? और वो काफी वायरल भी हो रहा है। मतलब अब श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स के लिए उन्होंने अच्छा किया आईपीएल में, उन्हें भी सरपंच साहब बोलने लग गए लोग। नहीं, ये इन दोनों सरपंचों के पीछे का गुनाहगार मैं हूं। सबसे पहले सरपंच मैंने शब्द यूज किया था 2023 के आईपीएल में, क्योंकि तब पहली बार आईपीएल में पंजाबी कमेंट्री हुई थी जियो सिनेमा पे। तो हम्म। अब पंजाबी कमेंट्री किसी भी चैनल पे पहली बार हो रही है, मैं जिंदगी में पहली बार टीवी पे पंजाबी कमेंट्री कर रहा था। तो कुछ अलग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए मैंने कुछ नए नए शब्द निकाले थे, कुछ नए मुहावरे, कुछ पंजाबियत का बेसिकली तड़का लगाने के लिए कैप्टन को सरपंच और कोच को उस्ताद जी और पावर प्ले को दिवाली वाला मेला, इस तरह के हमने अपनी एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली थी। तो तब हमारे पंजाब टीम के कैप्टन थे शिखर धवन। तो 2023 और 2024 के आईपीएल में शिखर धवन को सरपंच साहब कहा। पंजाब की टीम ने अच्छा नहीं किया तो वो शब्द भी उतना नहीं चला। फिर जब ओलंपिक्स आए, और चूंकि हरमन भी पंजाब से हैं और हॉकी मूलतः बिल्कुल। गांवों का खेल है भारत में, और मैं पंजाब से हूं, तो सेम मैंने उपाधि हरमनप्रीत को दी। अब हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हरमन तो मतलब आउट ऑफ द स्किन खेल के गए ओलंपिक्स। इनफैक्ट ओलंपिक से पहले वर्ल्ड कप उनका उतना अच्छा नहीं रहा था, ओलंपिक्स में उन्होंने सारी कसर निकाल दी। 10 गोल के साथ आई थिंक वो टॉप स्कोरर थे ओलंपिक्स के। और कहाँ हमारी हॉकी टीम नोटोरियसली जानी जाती थी कि आखिरी मोमेंट्स में हम गोल कंसीड करके मैच हारते हैं, यहाँ हरमन की बदौलत हमने आखिरी मिनट्स में गोल कर करके मैच जीते हैं और बचाए हैं। तो वो सरपंच साहब, जो सिर्फ एक शब्द कहा उनके लिए, कैप्टन को सरपंच बना दिया। उस शब्द को बड़ा बनाया हरमनप्रीत ने अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से। तो उसका पूरा श्रेय हरमन को जाता है, क्योंकि उन्होंने सरपंच जैसा, सरपंच गांव का मुखिया है, गांव का प्रधान है, जो पूरे गांव की अगुवाई करता है, जो फ्रंट से लीड करता है, जो मिसाल बन के काम करता है। हरमन ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया। फिर जब 2025 का आईपीएल आया और श्रेयस अय्यर पहली बार पंजाब के कैप्टन बने, तो मैंने उनको भी आदत के अनुसार सरपंच साहब का। वो चीज पंजाब किंग्स की सोशल मीडिया ने उठा ली और उनको सोशल मीडिया पे सरपंच साहब कहना शुरू कर दिया। और श्रेयस भी बहुत अच्छा खेले और पंजाब फाइनल भी पहुंच गई, तो वो एक अलग से फैन ग्रुप बन गया श्रेयस अय्यर के सरपंच साहब का। तो ये इसमें पूरी तरह से श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत सिंह के अपने खेल की खूबी है, जिन्होंने इस शब्द को बड़ा किया है। तो ये क्रेडिट 100 में से 99% उन दोनों को जाता है, स्पेशली स्पेशली हरमनप्रीत को जाता है, क्योंकि क्रिकेटर्स को तो बहुत क्रेडिट मिलता है, वो डिजर्व करते हैं। तो हॉकी प्लेयर को और हॉकी कैप्टन को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए इसमें। हरमनप्रीत का इम्पैक्ट सिद्धार्थ, मतलब आप किस तरह से देखते हैं रिसेंट टाइम्स में जो इम्पैक्ट रहा है हरमनप्रीत? मतलब छा गए हैं पूरे, मतलब हॉकी इंडिया, इंडिया में अगर हॉकी अगर कुछ भी पहचान बनाती है तो उसमें हरमनप्रीत का नाम सबसे पहले आता है। नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले एक ऑन अ लाइटर नोट मैं कहना चाहूँगा, सुनील ने जो दोनों श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत सिंह को जो सरपंच का खिताब दिया है, वो पर्सनल लेवल मुझे लगता है कि हरमन पे ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर मेरे स्कूल से है बॉम्बे में और वो बॉम्बे के किसी बंदे पर सरपंच का ये खिताब उतना जचता नहीं है जितना। मुंबई का राजा बोल सकते हैं उन्हें। हाँ, वो थोड़ा-सा ज़्यादा सूट करता है, बट हरमन पे सरपंच एकदम फिट बैठता है। हरमन को मैं पर्सनली जानता हूँ, और बहुत खुश हूँ मैं जिस तरीके का करियर उनका रहा है। मुझे कहने में बिल्कुल किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है कि पिछले 20 से 25 सालों में धनराज पिल्ले के बाद अगर कोई इस तरीके से लीडर निकल कर आया है इंडियन हॉकी में,
जिन्होंने टीम को एक साथ रखा है। जैसे टीम जब व्हेन द चिप्स आर डाउन, जैसे कहते हैं आप, जब टीम स्ट्रगल कर रही होती है तो उन्हें पता है कि अगर हम पेनल्टी कॉर्नर बना लें तो इस मुश्किल से हम निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हरमन है टीम में। और जैसा कि सुनील ने बताया था, 10 गोल ओलंपिक्स में स्कोर करना, मैं आपको बता नहीं सकता कि हॉकी में मेडल लाना ओलंपिक्स में ये कितनी बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी स्पोर्ट्स में आसान है या इस तरीके का, मगर आप के जो व्यूअर्स हैं उनके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि ग्लोबल लेवल पर, मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल पर एक ही टीम स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने अपनी पहचान बनाई है, वो हॉकी है। ना वॉलीबॉल है, ना बास्केटबॉल है, ना हैंडबॉल है, वगैरह वगैरह। हम इन स्पोर्ट्स में वहाँ नहीं है जहाँ हमें होना चाहिए। फुटबॉल भी आप जोड़ सकते हो उस फहरिस्त में, सिर्फ हॉकी ही है। हम्म। स्पोर्ट्स आर अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। 18 लड़कों की या लड़कियों की टीम को एक साथ रखना, उन्हें अचीव करवाना, ये कभी भी आसान नहीं होता। और हरमन जैसा लीडर है हमारे पास, और अनडाउटेडली इंडियन हॉकी का फिलहाल सबसे बड़ा सुपरस्टार हरमनप्रीत है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कई सारे, आज के खास करके जिस समाज में हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कई सारे ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच स्टार बन चुके हैं सोशल मीडिया की वजह से या किसी और वजह की वजह से, जो वो पूरे तरीके से शायद डिजर्व ना करते हो। बिल्कुल। लाखों करोड़ों फॉलोअर्स आपके हो जाते हैं ये वो, और जब आप देखते हो कि अचीवमेंट्स के तौर पे 20 साल पहले अगर आपको सुपरस्टार बनना था, आपको कुछ कॉन्क्रीट हासिल करना था अपने लाइफ में, तब जाके आपका अखबार में नाम आता, न्यूज़ में चर्चा होती, वगैरह वगैरह। मगर आज इट्स इजियर टू बी अ सुपरस्टार। हरमन इज़ अ डिजर्विंग सुपरस्टार। और अगले साल वर्ल्ड कप है और एलए तक मेरे ख्याल से ये दौर चलेगा, जैसे इंडियन हॉकी के इतिहास में हरमनप्रीत सिंह का दौर कहा जाएगा कि हरमनप्रीत हरमनप्रीत सिंह, एरा। या इट्स द एरा ऑफ हरमनप्रीत सिंह, वी आर ऑल लिविंग इन इट। ये उन्हीं का दौर है। और मुझे बहुत खुशी है कि इंडियन मेंस हॉकी टीम के लीडर हरमनप्रीत सिंह हैं। वो मुंबई मजिशियंस से खेलते थे जब जी। पहले हॉकी इंडिया लीग हुआ करती थी। जी, और पहले हॉकी इंडिया लीग में, जैसा सुनील बता रहे थे, उनका कनेक्शन जेरमी हेवर्ड के साथ इतना अच्छा बना कि जब नई हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई तो उन्होंने मेक श्योर किया कि ऑक्शन पर जेरमी हेवर्ड को दोबारा उन्हीं की टीम ले ऑक्शन में। और आज भी वो जो सेंटर बैक की पेयरिंग है, जेरमी हेवर्ड और हरमनप्रीत सिंह की, वो हॉकी इंडिया लीग में बरकरार है। तो संदीप सिंह वर्सेस हरमनप्रीत सिंह, ये एक बैटल अगर देखा जाए तो कौन किसे आप आगे रखेंगे? देखिए, हरमनप्रीत सिंह सिर्फ एक ड्रैग फ्लिकर नहीं है ना, इसीलिए मैं हमेशा उन्हें किसी भी और प्लेयर के आगे रखूंगा, क्योंकि हरमनप्रीत सिंह आपके लिए टेबल पर सिर्फ ड्रैग फ्लिक्स लेकर नहीं आते। वो एक लीडर भी है, वो टीम को एक साथ रखते हैं, वो टीम को बनाए रखते हैं। वो सिर्फ एक फ्लिकर नहीं है, वो एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भी है। अगर हरमनप्रीत सिंह ड्रैग फ्लिकर ना भी होते तो भी मैं उन्हें अपने टीम में रखता, उन्हें कैप्टन ही बनाता। सिर्फ एज अ डिफेंडर अगर आप उन्हें देखें तो वो एक क्लास हॉकी खिलाड़ी है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो जो एक कंप्लीट पैकेज जिसे कहते हैं आप हरमनप्रीत सिंह हम्म। को, वो उन्हें किसी भी और ड्रैग फ्लिकर के या ज़्यादातर हॉकी प्लेयर्स के आगे ही रखोगे आप उन्हें। और हॉकी का जो फॉर्मेट चेंज हुआ है, टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट था, पहले वर्ल्ड लीग हुआ करती थी। 2014 में हमने रायपुर में नेदरलैंड्स को हराया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। और वहां से अब प्रो लीग फॉर्मेट पर हम शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये क्या हॉकी की पॉपुलैरिटी को घटा रहा है ये फॉर्मेट, या फिर सही है? यार अभिषेक, ऑनेस्टली आई वाज अ बिग फैन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ पे वर्ल्ड की टॉप 6 टीम्स एक शहर में टूर्नामेंट खेला करते थे। और जब ये घोषणा हुई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, तो कई सारे हॉकी फैंस निराश हुए थे, जिनमें से एक मैं भी था। प्रो लीग
ये कोएग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती चैंपियंस ट्रॉफी के साथ? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये बात। आपको प्रो लीग अगर जारी रखनी है या चलाना है, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी को रोकने की क्या ज़रूरत थी? जो ऑलरेडी एक तकरीबन 40 साल पुराना टूर्नामेंट था। अच्छी खासी हम्म, लेगेसी थी उस टूर्नामेंट की, और विश्व हॉकी में लोग इंतज़ार किया करते थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, किस शहर में होगा, कौन होस्ट करने वाला है, वगैरह वगैरह। तो हम्म, वर्ल्ड क्लास हॉकी आपको नज़र आती थी उस चैंपियंस ट्रॉफी में। तो अगर आप मुझे पूछे कि आप प्रो लीग जारी रखनी चाहिए या चैंपियंस ट्रॉफी को दोबारा रिवाइव करना चाहिए, तो मुझे कोई शक है नहीं इस बात में कि चैंपियंस ट्रॉफी को रिवाइव करना चाहिए। प्रो लीग के बेनिफिट्स है जहाँ पे आपको साल भर वर्ल्ड क्लास हॉकी नज़र आती है, मगर उसे जिस तरीके से पैकेज किया जा रहा है और जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, अब तक कोई बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट व्यूअरशिप में नज़र नहीं आया है। कई सारे वजूहात है उसके, तो उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एफआईएच को। और उन्होंने मुझसे भी राय पूछी थी, मांगी थी, और मैंने भी उन्हें वही कहा था जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी को रोकना ये एक बहुत ही गलत डिसीजन था, और हमें चैम्पियंस ट्रॉफी को आपने रोका भी है अगर, तो उसे रिवाइव करने की सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और प्रो लीग जो फॉर्मेट है उससे इंडिया मतलब बहुत अच्छी यादें नहीं जोड़कर देख रही है। मतलब इंडिया के लिए फ्रूटफुल नहीं रही है प्रो लीग। हम अभी वर्ल्ड रैंकिंग्स में 7वें नंबर पर हैं। जी, वर्ल्ड रैंकिंग्स में 7वें नंबर पर है, और ख़ास करके पिछले सीज़न महिला टीम का जो प्रदर्शन रहा था वो हम्म, बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो या कई सारे चीज़ों को हमें सोचना समझना होगा, तब जाकर शायद प्रो लीग में हम जिस तरीके के रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं वो तभी मिलेगी, वरना बहुत मुश्किल है। महिला टीम अब प्रो लीग में नहीं है, उन्हें हम्म, क्वालिफाई करना पड़ेगा प्रो लीग में वापस दोबारा लौटने के लिए। तो उनके लिए चुनौती बहुत ज़्यादा है, या मेंस से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि इस सीज़न मेंस टीम अच्छा करने वाली है प्रो लीग में। फरवरी में शुरुआत होने वाली है उनके प्रो लीग के सफ़र की। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर द मेंस। डिपेंड करता है हम किस तरीके के खिलाड़ियों के सॉरी खिलाड़ियों के साथ खेले, और किस तरीके की रणनीति हम अप्लाई करें, क्योंकि वर्ल्ड कप ईयर है, तो शायद हम प्लेयर्स की रोटेशन हाई रखें, और हमेशा अपनी बेस्ट टीम ना खेले प्रो लीग में। अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता किस तरीके के नतीजे हम देखेंगे। मगर अगर हम हमारे बेस्ट टीम के साथ खेलें, तो मुझे एक टॉप 3 की उम्मीद ज़रूर नज़र आती है। अब शिफ्ट करते हैं हॉकी से रेसलिंग की तरफ। और रेसलिंग में एक खबर आई है जिसने मतलब काफी चौंकाया भी, क्योंकि विनेश फोगाट उन्होंने संन्यास वापस लेने का ऐलान कर दिया अभी से कुछ दिन पहले। और वो एलए ओलंपिक्स की ओर अपनी निगाहें अब उन्होंने टिका दी हैं। और मतलब वो अब उनका पूरा फोकस है, गोल है उनका कि अब एलए में किसी भी हाल में मेडल लाना है देश के लिए। कुछ दिन पहले हरियाणा इलेक्शंस में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था और पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था, और अब वापस से रेसलिंग मैट पर उनकी वापसी किस तरह से देखते हैं? जी, बहुत बहुत बड़ी खबर ये रेसलिंग की दुनिया से निकल कर आई है, और मैं स्वागत करता हूँ इस खबर का, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ऐसा टैलेंट, विनेश फोगाट जैसा टैलेंट आपको शायद 20 साल में कभी कभार एक बार ऐसी खिलाड़ी आपको देखने मिले उस टैलेंट के साथ, जो एक बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। और अगर वो ये चाहती है या ये कोशिश करना चाहती है कि ओलंपिक्स में दोबारा वो लौटे और अपने करियर को एक ओलंपिक मेडल के साथ फिनिश करे, तो हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो मेडल आखिरकार देश का होगा। उनका तो होगा ही, मगर हमारे देश का होगा। मेरे लिए 2-3 चीज़ें हैं। एक, पेरिस, जब से पेरिस ओलंपिक्स समाप्त हुआ है तब से लेकर अब तक विनेश कमबैक की घोषणा अब हुई है 2025 के एंड में, आखिरी महीने में।
तो 1.5 साल तकरीबन वो खेल से प्रोफ़ेशनल तरीके से जुड़ी नहीं, एक हाई परफ़ॉर्मेंस प्रोग्राम वो फ़ॉलो नहीं कर रही थी। तो कमबैक आसान नहीं होगा उनका, हुँ, मगर पूरे तरीके से जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विनेश का, समर्थक हूँ और उनके करियर को मैंने देखा है काफ़ी करीब से। तो गुड लक टू हर। दूसरी बात ये है कि देखना एक बार फिर दिलचस्प होगा कि वो किस वेट कैटेगरी में कमबैक करती है। हुँ, क्योंकि अगर वो अंतिम के वेट कैटेगरी में दोबारा कमबैक करती है, तो जिस तरीके से अंतिम का करियर मैं आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ, बहुत ही होनहार रेसलर वो भी है। हुँ, अ, और एक बहुत उज्जवल भविष्य है अंतिम का। तो किस तरीके से ये दोनों ही दिग्गज आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे हम एलए की ओर बढ़ेंगे, किस तरीके का सफ़र रहता है इन दोनों रेसलर्स का, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर विनेश अंतिम के वेट कैटेगरी में दोबारा लौटती है तो जो जो मेरा अनुमान है कि ऐसा ही होगा। तो इट कुड कम डाउन टू ट्रायल्स में कौन किसे हराता है, और ओलंपिक्स जाने से पहले शायद विनेश को अंतिम को हराना पड़े या अंतिम को उन्हें हराना पड़े। तो अंतिम जो है अपने पीक की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रही है। हुँ, विनेश कमबैक कर रही है, तो ये एक्चुअली एक बेहतरीन स्क्रिप्ट हो सकती है किसी फ़िल्म के लिए। मगर बिल्कुल, वो मैं बिल्कुल। बॉलीवुड के हमारे दोस्तों के लिए छोड़ दूँगा। मैं एज़ अ ब्रॉडकास्टर इस स्टोरी को क्लोज़ली वॉच करूँगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं एलए की ओर। दंगल पार्ट 2 इज़ ऑन मूव। या कह सकते हैं आप बिल्कुल। और बाकी अब वेट की आपने जो बात की ना, तो वेट को लेकर तो वाक़ई में उन्हें अब बहुत ध्यान देना होगा क्योंकि वेट ने ही सारा काम बिगाड़ा था। 100 ग्राम से महज़ मतलब केवल 100 ग्राम अगर कम हो जाता और, तो फिर गोल्ड मेडल बाउट विनेश फोगाट खेल रही होती और गोल्ड मेडल तो मतलब लगभग कन्फर्म था। बिल्कुल कंफर्म था, मेडल तो कंफर्म था ही। हाँ, गोल्ड या सिल्वर ये तो फिर बाद की बात है। मगर किसी भी तरह का मेडल लाना ओलंपिक्स में, मैंने हॉकी के हवाले से पहले कहा था, मगर रेसलिंग भी उतना ही टफ है, फिजिकल स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और महिला रेसलर्स के अपने चैलेंजेस होते हैं, अपनी चुनौतियाँ होती है। तो फाइनल्स तक पहुंचना, उन रेसलर्स को हराना जिन्हें विनेश ने हराया था। अ, मुझे याद है साक्षी मलिक जी के साथ मैं ही था कमेंट्री में, और जब उन्होंने अपना पहला बाउट जीता था, तब साक्षी ने कहा था कि मेरे ख्याल से सिद्धार्थ ये मेरे ख्याल से नहीं, उन्होंने कहा था ये तो गोल्ड जीत जाएगी। हुँ, तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, ऐसे लगने लगा सभी को कि विनेश इस बार इतिहास बनाकर ही लौटेंगी। फाइनल्स पहुंचना भी अपने आप में एक इतिहास है, कोई शक है नहीं इस बात में। अ, जापानीज़ को हराया था। जी, वो कोई मामूली जापानीज़ रेसलर नहीं थी, वो हाँ, उस वेट कैटेगरी में उनसे बेहतर रेसलर रेसलिंग की दुनिया ने देखा देखा नहीं था, और मेरे ख्याल से हम देखेंगे भी नहीं, जो जिस तरीके का रिकॉर्ड था उनका। तो उन्हें हराना पहले बाउट में, अ, ये ये एक असंभव सी स्थिति लग रही थी हम सभी को, मगर उस असंभव को संभव किया था विनेश ने। तो अगर वो एलए एक बार दोबारा, बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा यहाँ से एलए तक का रास्ता, मगर हम सब जानते हैं मेंटली कितनी टफ है वो। तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, और मैं पर्सनली जानता हूँ कि उनके टीम में जिस तरह के लोग जुड़े हैं विनेश के साथ, ये वर्ल्ड क्लास लोग हैं। चाहे उनके आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की बात कर ले या न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर ले, वगैरह वगैरह। पेरिस में जो हुआ वो अलग बहस है, मगर जो लोग विनेश के साथ जुड़े हैं टीम में, वो बेहतरीन लोग हैं, वर्ल्ड क्लास लोग हैं। तो अगर कोई कमबैक कर सकती है वुमेन्स रेसलिंग में, तो विनेश ही है। तो गुड लक टू हर, और इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का सफर। और
मेंस हॉकी अगले साल जो है उसमें आप क्या देख रहे हैं, मतलब टीम इंडिया इन टॉप 3 एटलीस्ट? और टॉप 4 मिनिमम। अगर टॉप 3, अगर हम एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतते हैं मेंस टीम के लिए, अगर हम एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतते हैं और वर्ल्ड कप पे पोडियम पे फिनिश करते हैं, तो मैं उसे एक बहुत ही ऐतिहासिक साल 2026 को मैं मानूंगा। मुझे कोई शक है नहीं इस बात में। उम्मीद तो हम सबकी यही है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर लौटे, या फाइनल में पहुँचे, प्रवेश करें। 75 के बाद ये भी नहीं हुआ है कभी कि हमारी मेंस टीम फाइनल्स तक पहुंची है। ओलंपिक्स में हुआ है, वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है। तो उम्मीद है कि फाइनल्स पहुंचे, खेले, अच्छा खेले। मगर अगर वो टॉप 3 फिनिश करते हैं वर्ल्ड कप में और एशियन गेम्स गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो भी मैं समझूंगा ये इंडियन हॉकी के लिए एक बहुत अच्छा सफल साल माना जाएगा 2026। तो चलिए सिद्धार्थ, आपको और सुनील सर तो अब हमारे साथ अभी नहीं है मौजूद इस डिस्कशन में, लेकिन आप दोनों को, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, न्यूज़ नेशन को दिया, तो उसके लिए आप दोनों को बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। गुड लक टू यू ऑल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।